नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए सुधा आदेश की लिखी हुई कहानी देर आए दुरुस्त आए। हिंदी साहित्य के साठोत्तरी दशक के रचनाकारों के बाद लेखकों की अगली पीढ़ी जो प्रकाश में आई, सुधा आदेश जी उसमें अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। इला जब से भाई विमल के घर से लौटी है, तब से वो स्वयं को बेहद अस्थिर महसूस कर रही है। सच तो ये है कि भाई के सुखी घर परिवार को देखकर वो ईर्ष्याग्रस्त हो गई है, पर अपनी ये ज़िंदगी तो उसने स्वयं चुनी थी। वो आम भारतीय नारी की तरह मांग में गहरा लाल सिंदूर लगाए, गहने कपड़ों से सुसज्जित, घर परिवार के लिए दिन रात एक करने के बावजूद नित्य दिल को छेदते कटु प्रहारों की असीमावस्था से निकलते आंसुओं से भरी आँखों के संग जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती थी। अतः उसने निर्णय कर लिया था कि वो आत्मनिर्भर बनेगी, जिससे निज पर होते प्रहारों का प्रतिकार कर पाए, सम्मान से जी पाए। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए उसने अथक परिश्रम किया। जब उसका भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ तो न केवल वो वरन घरवाले भी बेहद प्रसन्न हुए। 3-4 वर्ष ऐसे ही गुजर गए। इसके बाद उसके माता पिता ने उस पर विवाह के लिए दबाव बनाना प्रारंभ किया, पर उसने अपनी व्यस्तता का हवाला देकर उन्हें यह कहकर चुप करा दिया कि उसका कार्यक्षेत्र उसे विवाह की इजाज़त नहीं देता। वो 2 नावों में पैर नहीं रखना चाहती है। अंततः सबने उसकी जिद के आगे हार मान ली। तब विवाह उसे एक बंधन लगता था। उसका मानना था कि अगर वो विवाह के बंधन में बंध गई तो कैरियर पर ध्यान नहीं दे पाएगी। अपने निर्णय के पश्चात उसने भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर आज ये आकुलता व्याकुलता क्यों? आज उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। उसे विवाह के लिए राजी करते हुए एक नहीं अनेक बार उन्होंने कहा था, बेटी, चाहे तू कितने भी बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाए, पर तेरा पद या तेरे साथ काम करने वाले तेरे सहयोगी सिर्फ जब तक तू पद पर है तभी तक साथ देंगे। उनसे तुझे पारिवारिक प्रेम रिश्तों की गर्माहट नहीं मिलेगी। मैं मानती हूँ जिम्मेदारियों के बोझ के कारण कभी कभी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, पर बेटी ये भी सच है कि यही खट्टे मीठे रिश्ते जीवन भर साथ निभाते हैं। ये भी सच है कि माता पिता और भाई बहन कुछ दूरी तक ही चल पाते हैं, जबकि जीवन साथी चाहे जैसा भी हो जीवन के अंतिम क्षण तक साथ निभाता है। आज उसे माँ की बातें सच लग रही थीं। कुछ नहीं सूझा तो स्वयं को तरोताज़ा बनाने तथा अनर्गल मन मस्तिष्क पर छाए विचारों से बचने के लिए चाय बनाने चली गई। चाय का कप लेकर इला बालकनी में आकर बैठ गई। 10वीं मंजिल से दूर दूर तक फैले प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना उसे सदा से अच्छा लगता था, पर आज उसे कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। अंततः वो अपना मोबाइल लेकर बैठ गई। आजकल टाइम पास करने का ये भी एक अच्छा जरिया है। फेसबुक और व्हाट्सएप मैसेजेस से मन भर गया तो उसने गैलरी खोल ली। अचानक महीना भर पूर्व गई यूएस ट्रिप की फ़ोटोज़ पर उसकी आंखें ठहर गईं। साथ में था उसका सहयात्री सुदर्शन, उनके टूर ग्रुप का सदस्य। ट्रिप पर जाते हुए उसकी तथा सुदर्शन की सीट अगल बगल थी। बातों का सिलसिला चल निकला। वो बहुत बातूनी और जिंदा दिल इंसान लगा। उनके मध्य न जाने कब दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया, उसे पता ही नहीं चला। वो 5 वर्ष पूर्व बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर पद से रिटायर हुआ था। उनकी पत्नी सीमा का 15 वर्ष पूर्व निधन हो गया था। पुत्री विशाखा तथा पुत्र चेतन अपने अपने घर परिवार में व्यस्त थे। बच्चों के पास वो महीना 15 दिन से ज़्यादा नहीं रुक पाते थे। उनका मानना था कि बच्चों की अपनी ज़िंदगी तथा मेरी अपनी ज़िंदगी। निरंतर साथ रहना कभी कभी दिलों में दुनिया पैदा कर देता है। अगर उन्हें कभी मेरी आवश्यकता पड़ती है तो मैं उनके पास रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सदा के लिए कम से कम अभी तो नहीं, क्योंकि उनके पास रहकर सिर्फ एक बात ही मुझे दंश देती रहती है कि मैं वहाँ सुदर्शन भल्ला नहीं वरन चेतन का पापा बनकर ही रह जाता हूँ। भला अपनी आइडेंटिटी खोकर जीना भी कोई जीना है क्या? शिकागो के मिलीनियम पार्क में फव्वारों के बीच तरह तरह की आकृति बनाते चेहरे को देखकर वो खुलकर हंसे थे। यहाँ तक कि फव्वारे के पानी को अपनी अंजलि में भरकर उसने उसकी ओर भी फेंका था।
उसे बौछारों से बचते देखकर उसने क्षमा याचना के स्वर में कहा था, इला, सीमा के जाने के बाद आज मैं पहली बार इतना हंसा हूँ। पद की जिम्मेदारी के साथ बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हुए मैं समाज से कट सा गया था। रिटायरमेंट के पश्चात तो और भी अकेलापन महसूस कर रहा था। अपनी मानसिकता के कारण बच्चों के पास भी ज़्यादा नहीं रह पाता था। मेरी मनःस्थिति समझकर एक दिन चेतन ने कहा, पापा, हमारे पास तो समय नहीं है, आप देश विदेश घूमिए, मन तरोताज़ा रहेगा। बस ये टूर बुक करा दिया। सच, शुष्क जिंदगी से कुछ दिन तो निजात मिली। सच, चाहे न्यूयॉर्क की स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो या वॉशिंगटन का रूजवेल्ट मेमोरियल, सेंट्रल पार्क या नियाग्रा फॉल की खूबसूरती में खोए हाथ में हाथ डाले वे दोनों एकदम बच्चे ही बन गए थे। कभी कभी लगता कि यही असली ज़िंदगी है। अभी तक तो बेमानी ज़िंदगी जी रहे थे। 20 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। सुदर्शन भी इसी शहर में रहता है। अंततः फ़ोन नंबरों के आदान प्रदान के साथ फिर से मिलने का वायदा करते हुए उन्होंने विदा ली। आज इला को उसकी बेहद याद आ रही थी। फ़ोन पर उसका नाम खोजने के बावजूद उसे उसका नंबर मिलाने में झिझक होने लगी। न जाने क्यों उसका हृदय नव यौवना की तरह धड़कने लगा। आखिर दिल की जीत हुई और उसने कपकपाते हाथों से उसे फ़ोन मिला दिया। इला, तुम कैसी हो? मैं भी तुमसे बात करना चाह रहा था, पर तुम भी मेरी तरह झिझक रहे थे। उधर से कोई उत्तर ना पाकर उसने पुनः कहा, अगर तुम फ्री हो तो आज बारबेक्यू नेशन में मिलें। मैं तो फ्री हूँ, बताओ कब मिलना है? आज 12, साढ़े 12 बजे तक। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। उस दिन खाना खाकर मूवी देखकर देर रात जब इला घर लौटी तो मन पूरे दिन की सुखद यादों में डूबा हुआ था। सुदर्शन बहुत ही सुलझा व्यक्ति था। उसकी बातों में बनावट बिल्कुल नहीं थी। उसका दिल उसके साथ के लिए तरसने लगा था। बार बार उसके मन में यही आ रहा था, क्या यही प्यार है? कहाँ पिछले कुछ समय से वो यूं ही पड़ी रहती थी, अब वो पुनः बनाव श्रृंगार के प्रति सचेत रहने लगी, विशेषतया तब जब उसे सुदर्शन से मिलने जाना होता। कुछ ही मुलाकातों के पश्चात उसे लगने लगा कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। शायद यही हालत सुदर्शन की थी, क्योंकि अगर किसी दिन वो उसे फ़ोन नहीं करती तो उसका फ़ोन आ जाता और वे घंटों बात करते रह जाते। आखिर एक दिन उसने मन की बात सुदर्शन से कही। उसने शांत स्वर में कहा, मेरे मन में भी कई दिनों से ये बात आ रही थी, पर मुझे डर था कि कहीं मैं पहल करूं तो तुम मुझे गलत ना समझ लो और हमारी मित्रता ही टूट जाए। अगर तुम भी यही चाहती हो तो मैं आज ही अपने पुत्र और पुत्री से बात करता हूँ। ठीक है, मैं भी अपना निर्णय अपने भैया भाभी को बता देती हूँ। भैया भाभी को अपना निर्णय बताया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सुदर्शन से मिलने की इच्छा जताई। उसने उन्हें उससे मिलवाने का वायदा कर लिया। दूसरे दिन सुदर्शन ने उसे बताया कि उसके पुत्र चेतन को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, पर पुत्री विशाखा नहीं मान रही है। उसका कहना है कि मैं उसकी माँ की जगह किसी अन्य को कैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे मना लूँगा। ठीक है, अगर तुम आज घर आ सकते हो तो आ जाओ, भैया भाभी तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके, मैं शाम को पहुँचता हूँ। भैया भाभी को भी सुदर्शन अच्छा लगा, अतः उन्होंने ये कहते हुए इजाज़त दे दी कि तुम दोनों परिपक्व हो, साथ जिंदगी निभाना चाहते हो तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। सुदर्शन विशाखा को मना नहीं पाए। विशाखा के अनुपस्थिति में उनके विवाह के लिए मना करने पर चेतन ने कहा, पापा, विशाखा से मैं बात कर लूँगा। वैसे भी अगर आप विवाह कर लेंगे तो हमारी आपकी ओर से चिंता कम हो जाएगी। हमें भी लगेगा आप अकेले नहीं हैं, आपकी परवाह करने वाला कोई तो है। सुदर्शन के साथ उसे भी चेतन की सोच पर गर्व हुआ था। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर वो भी चाहती थी कि कोई तो हो जिसके साथ मन की बातें शेयर कर सके। युवावस्था में तो इंसान को कार्य क्षेत्र तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों से फुर्सत नहीं मिलती, किंतु इस समय अगर वो चाहे तो सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाकर जीवन का लुत्फ उठा सकता है। आखिर चेतन और पुत्र वधू संजना के आग्रह पर उन दोनों ने भैया भाभी तथा चेतन और संजना की उपस्थिति में कोर्ट मैरिज कर ली। इस बार भैया भाभी ने गिफ्ट में उन्हें यूरोपियन टूर की टिकट दी थी। विशाखा की वजह से सुदर्शन का कहीं जाने का मन नहीं था, पर वे मना करके भैया भाभी का भी अपमान नहीं करना चाहते थे। 15 दिन बाद
जब वे लौटे तन मन से एकाकार थे, पर मन विशाखा की वजह से परेशान था। वो न सुदर्शन का फ़ोन उठा रही थी और न ही चेतन का। आखिर इला के आग्रह पर वे विशाखा से मिलने गए। उनको देखकर विशाखा ने कहा, पापा आप अंदर आ सकते हैं, पर ये नहीं, ये मेरी माँ का स्थान नहीं ले सकती। वे दोनों उल्टे पैर लौट आए थे, पर विशाखा का रूखा स्वर सुदर्शन को अपराध बोध से भर गया था। चेतन को जब विशाखा के व्यवहार का पता चला तो उसने उसे फ़ोन किया। फ़ोन नहीं उठाने पर उसने उसे मैसेज किया, तुम उन्हें अपनी माँ मत समझो, पापा की केयर टेकर समझकर ही उन्हें अपना लो। आखिर पापा जब उनके साथ रहना चाहते हैं तो हम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं। चेतन का मैसेज देखने के बावजूद विशाखा को नहीं मानना था, नहीं मानी। न वो सुदर्शन का फ़ोन उठाती और न ही चेतन का। विभव से बात की तो उसने कहा कि वो भी उसे समझाने की चेष्टा कर रहा है, पर उसने होंठ सिल लिए हैं। इला के सारे प्रयासों के बावजूद सुदर्शन सहज नहीं हो पा रहे थे। हमेशा वो खोए खोए से रहते। कभी कभी कहते, इला मुझे पता नहीं था कि लड़की इतनी हठी होगी, वरना विवाह ही नहीं करता। उस दिन इला बहुत दुखी हुई थी। सुदर्शन ने भी स्वयं को अपने अंतः कवच में कैद कर लिया था। इन अनपेक्षित घटनाक्रमों के कारण इला को भी अपना अस्तित्व गौड़ लगने लगा था। क्या यही एक स्त्री की नियति है? वो चाहकर भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पा रही थी। एक दिन रात लगभग 1 बजे के करीब सुदर्शन ने उसे जगाया तथा कहा, इला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जरा मेरा दवा का डिब्बा उठाकर देना। इला जल्दी से दवा का डिब्बा उठाकर लाई। उन्होंने एक दवा निकाली तथा जीभ के नीचे रख ली तथा तकिए का सिरहाना लगाकर बैठ गए। उनकी हालत देखकर इला ने अस्पताल चलने के लिए कहा। पहले तो उन्होंने मना किया, किंतु जब दवा खाने के पश्चात भी आराम नहीं मिला तो चलने के लिए तैयार हो गए। इला ने गाड़ी निकाली और उन्हें अस्पताल लेकर चल दिए। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। हार्ट अटैक था, अतः उन्हें आईसीयू में भर्ती करने का निर्णय लिया गया। अभी तक स्वयं को संयत रखे इला अब घबराने लगी थी। उसने सर्वप्रथम चेतन को फ़ोन किया। उसकी बात सुनकर उसने कहा कि आप घबराइएगा मत, हम तुरंत आ रहे हैं। पर उसे पता था कि वो जितना भी जल्दी चलेगा 10-12 घंटे से पहले नहीं आ पाएगा। पूना से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, उसे मुंबई या दिल्ली होकर आना होगा। चेतन को विशाखा को बताने के लिए कहने के बावजूद उसने विशाखा को फ़ोन मिलाया। उसके फ़ोन नहीं उठाने पर विभव को फ़ोन मिलाकर सारी बातों से अवगत करा दिया। उसने आने का आश्वासन दिया। भैया भाभी को बता ही रही थी कि नर्स ने उसे दवाओं का पर्चा ला कर दिया तथा कहा, आप इन्हें शीघ्र मंगा लीजिए, मरीज को देनी है। वो दवा खरीदते हुए सोच रही थी कि इन बड़े और महंगे अस्पतालों में दवा का इंतज़ाम भी अस्पताल वाले स्वयं नहीं करते। अगर पेशेंट का केयर टेकर ना हो तो। वो दवा लेकर आईसीयू तक पहुंची। नर्स ने उससे दवाएं ली और अंदर चली गई। उसने सुदर्शन से मिलने की इच्छा जताई तो इमरजेंसी में बैठे व्यक्ति ने कहा, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, विजिटिंग समय में ही आप मरीज से मिल सकती हैं। भैया भाभी भी आ गए। भाभी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, घबराना नहीं दी, सब ठीक हो जाएगा। जीवन में पहली बार वो भाभी के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। मन का अंतर्द्वंद्व उसे चैन ही नहीं लेने दे रहा था। जिंदा दिल सुदर्शन की यह हालत कहीं उसके विवाह करने के कारण तो नहीं हो गई है। वो विशाखा को नहीं मना पाए, कहीं यही बात तो उन्हें बेचैन नहीं कर रही है। एक बार उन्होंने कहा भी था कि इला मैं सब कुछ सह सकता हूँ, पर बच्चों के चेहरे पर दुख नहीं। लगभग 6 महीने हो गए विशाखा ने उनका फ़ोन नहीं उठाया, जबकि वो लगभग रोज़ ही उसे फ़ोन करते थे। विशाखा के फ़ोन न उठाने पर उनके चेहरे पर अव्यक्त तनाव छा जाता था। वो पूछती भी तो कोई उत्तर नहीं देते, जिसके कारण उनके अपने संबंध भी सहज नहीं हो पा रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, और आज ये हालत। विजिटिंग आवर में वो जाकर सुदर्शन से मिल आई थी। कंडीशन स्टेबल थी। मुंह से ऑक्सीजन मास्क, हाथ में सलाइन चढ़ाने के लिए लगी टिप तथा हार्ट की कंडीशन मॉनिटर करने के लिए जगह जगह लगे तार देखकर वो विचलित हो गई थी। उसने सुदर्शन के सिर पर हाथ रखा तो क्षणांश के लिए उसने आंखें खोलीं, फिर बंद कर लीं। समय समाप्त होने पर वो बाहर आ गई। कहीं ना कहीं उनकी इस दशा के लिए वो अब तक ये सोचकर स्वयं को ही दोषी मानने लगी कि जब तक विशाखा इस विवाह के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक उसे ही इस विवाह के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था।
पर वो भी क्या करती। सुदर्शन ने स्वयं उससे कहा था कि विशाखा को वे मना लेंगे। सुदर्शन की हालत देखकर उसने मन ही मन निर्णय लिया, अगर विशाखा उनके संबंध को मान्यता देती है तो ठीक, वरना वो पिता पुत्री के बीच दीवार नहीं बनेगी। उसने सुदर्शन से प्यार किया है, वो उसकी यादों के सहारे रह लेगी, पर उसके दुख या तनाव का कारण नहीं बनेगी। शाम लगभग 5 बजे के करीब चेतन और संजना, विशाखा और विभव आ गए। चेतन, संजना तथा विभव उसके पास आकर अपने पापा का हालचाल लेने लगे। वहीं विशाखा दूर खड़ी हो गई। वो विशाखा से बात करना चाहती थी, पर स्थिति की नजाकत समझकर उसने स्वयं को रोक लिया। विजिटिंग आवर शुरू हो गया था, अतः उसने दोनों पास पर्स से निकालकर चेतन को देते हुए सुदर्शन से मिलकर आने के लिए कहा। पहले चेतन मिलने गया। लगभग 10 मिनट पश्चात बाहर निकलकर उसने विशाखा को अंदर जाने के लिए कहा। विशाखा अंदर गई। पापा की दशा देखकर उसकी आंखें भर आईं तथा सुबकते हुए उसने उनके मस्तक पर हाथ रखा। स्पर्श पाकर उन्होंने आंखें खोलीं। उसे देखते उनकी आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहते थे, पर शब्द ठीक से निकल नहीं पा रहे थे। अंततः उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए, मानो उससे क्षमा मांगना चाहते हों। प्लीज़ आप इन्हें कोई तनाव मत दीजिए। अभी ये किसी तनाव को झेलने की स्थिति में नहीं हैं। वो तो इनकी पत्नी इन्हें समय पर ले आई थी, वरना इन्हें बचा पाना भी कठिन होता। अब आप बाहर जाइए। नर्स ने उनकी दशा देखकर उसे किनारे ले जाते हुए कहा। विशाखा बाहर निकलते हुए सोच रही थी कि चेतन ठीक ही कह रहा था कि पापा को एक हम उम्र साथी की आवश्यकता है। वो क्यों नहीं समझ पा रही थी कि माँ की अनुपस्थिति तथा उन दोनों के विवाह के पश्चात पापा बेहद अकेले हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अगर इला आंटी से उन्हें भावनात्मक संरक्षण मिला तो उसे क्यों आपत्ति हुई। कहीं पापा की ये स्थिति उसकी अवहेलना की चरम परिणति तो नहीं। तभी पापा की आंखें देखकर उसे भर आई थीं। कुछ न कह पाने की स्थिति में उन्होंने उसकी ओर देखते हुए हाथ जोड़ दिए। वो इतनी हृदयहीन कैसे हो गई। पापा तो उसे बेहद चाहते हैं, फिर वो उनकी भावनाओं को सम्मान क्यों नहीं कर पाई। वो अंदर ही अंदर टूटते रहे और वो बेरहम उस टूटन के दर्द को महसूस ही नहीं कर पाई। वो नहीं समझ पाई कि जब वो उनके बार बार फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं उठाती थी तब वो कितना उदास होते होंगे। कहीं पापा की इस अवस्था का कारण वो स्वयं तो नहीं। नहीं, वो स्थिति को और नहीं बिगड़ने देगी। पापा ने उसके और चेतन के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी। उन्होंने उन्हें माता पिता दोनों का प्यार दिया। अब वो फिर से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उसे आपत्ति क्यों। वो अपनी भूल सुधार करेगी। वो तुरंत इला के पास गई और उसका हाथ पकड़कर आईसीयू की ओर ले जाते हुए बोली, माँ आप ही पापा को ठीक कर सकती हैं। चेतन, संजना और विभव आश्चर्य से विशाखा में आए परिवर्तन को देख रहे थे। वो नर्स के टोकने के बावजूद उनके केबिन में चली गई तथा पापा के हाथ में इला का हाथ पकड़ाते हुए कहा, प्लीज़ पापा मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी जितनी अच्छी देखभाल माँ कर सकती हैं उतनी मैं और चेतन नहीं। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप शीघ्र स्वस्थ होइए। देखिए माँ ने अपनी क्या हालत बना ली है। पापा के एक हाथ में माँ का हाथ था। चेहरे पर संतुष्टि का भाव लिए उन्होंने दूसरा हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। उनके सीने से लगते हुए विशाखा सोच रही थी कि काश ये फैसला वो पहले ले लेती तो आज ये दिन देखना न पड़ता। हम बच्चे ही अगर पालक के मनोभावों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आखिर हर उम्र में इंसान को अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने का हक है। देर आए दुरुस्त आए, अब सब ठीक होगा। किसी ने सच ही कहा है कि अपनों का प्यार इंसान में जीने की चाहत जगा देता है। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी हुई एक उम्दा कहानी, देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।